हेलो बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पे अपने फैमिलीज के साथ सेफ होंगे। बच्चों, जैसा कि पहले लेक्चर में हमने चार्जेस के बारे में डिस्कस करा था। इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो पहला लेक्चर था उसमें हमने चार्जेस और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करा था। क्योंकि वीडियो के एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के होने की वजह से बच्चों हमने चार्ज के सारे प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो आज जो कुछ एक प्रॉपर्टीज जो रह गए थे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल ही नया होगा, उसका जो थीम है उसके पीछे वो सारा कुछ आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है, वो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। तो जो है आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे मैंने पहले से क्वेश्चंस लिख रखा है, माने कि आज का जो हमारा क्लास है वो क्वेश्चंस के साथ ही शुरू होने जा रहा है। तो बच्चा सामने आपके क्वेश्चंस हैं, फटाफट आप लोग नोट भी कर लेना। जो क्वेश्चंस है आपके सामने वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। ऑप्शंस मैंने दे रखा है। पहला ऑप्शन है चार्ज, दूसरा ऑप्शन है स्पेसिफिक चार्ज, तीसरा ऑप्शन है लीनियर चार्ज डेंसिटी और चौथा ऑप्शन है लाइक नन ऑफ दिस। तो ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा। मैंने कहा कि आपके सामने ये सवाल है कि इसमें कौन सा जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है वो आपका रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। एक चीज तो कितने लोगों को ये बात जो है वो लग रहा होगा कि सर यहां तो जो दिख रहा है हमें, मतलब एक ही, मतलब ये क्वेश्चंस और भी अच्छा होगा अगर मैं नन ऑफ दिस के जगह पे ऑल ऑफ दिस कर दूं, तो आई थिंक ये क्वेश्चंस और भी आपके लिए जो है वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो जो ऑप्शन है लास्ट उसको मैं ऑल ऑफ दिस कर देता हूं। हाँ, अब ये काफी और भी इंटरेस्टिंग हो गया। लाइक अब आपको सिलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी है। मुझे जहां तक लग रहा है कि एक ऑप्शन को लेकर के तो आप श्योर हो गए। पहला ऑप्शन चार्ज, चार्ज को लेकर के आप श्योर हो गए कि सर ये तो मैंने कहीं पढ़ा है, कहीं देखा है कि चार्ज जो है वो रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा ये बात की बात है, बट हाँ ये सर स्टेटमेंट मैंने सुना है, देखा है, पढ़ा है, तो सर इसके लिए तो श्योर है सर। लेकिन सर ये स्पेसिफिक चार्ज ये क्या है सर जी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी ये क्या है सर, ठीक है। तो इन दोनों को लेकर के कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर बहुत ज्यादा आप दिमाग लगा रहे होगे इस क्वेश्चंस पे, तो हो सकता है कि ऑल ऑफ दिस भी आपके दिमाग में जा रहा होगा कि भैया ये चार्ज है, यहां भी चार्ज वर्ड यूज हुआ है, यहां भी चार्ज वर्ड यूज हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा जो है रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट है। तो इसी प्रॉपर्टीज पे जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके बाद फर्दर और भी कुछ चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होंगी जो कि हम लोग जानने वाले हैं अभी आगे फर्दर लेक्चर में। तो देखोगे बच्चा, फटाफट नोट कर लो इस क्वेश्चंस को और बढ़ते हैं आगे। इसके बाद इस क्वेश्चंस को आप लोग फटाफट नोट कर लोगे। चलिए देखेंगे बच्चों। तो ऐसा है कि मैंने एक लीनियर ऑब्जेक्ट कंसीडर करा है, कुछ ऐसा। मैंने एक लीनियर ऑब्जेक्ट कंसीडर करा है बच्चा, कुछ ऐसा, जिसके पास लेंथ है L0, मास भी है कुछ इसके पास, मानते हैं m0, लेंथ L0 है, मास m0 है, और इस लीनियर ऑब्जेक्ट को मैंने एक एक्सेस चार्ज प्रोवाइड कर रखा है। और इस लीनियर ऑब्जेक्ट के पास बच्चों जो एक्सेस चार्ज है वो है Q0। बस लीनियर ऑब्जेक्ट है जिसके पास एक्सेस चार्ज बच्चे Q0 है। मैंने कहा कि लेंथ जो है उसका L0 है और मास जो है वो m0 है। मैंने कहा कि इस लीनियर ऑब्जेक्ट को मैंने अलोंग द लेंथ कुछ स्पीड से प्रोजेक्ट करा है, और इस स्पीड को हम v बोल रहे हैं। मैंने इस लीनियर ऑब्जेक्ट को v स्पीड से लाइक प्रोजेक्ट कर दिया कुछ इस तरह से, दिस, या फिर बेटर होगा कि हम इसको रेस्ट में मान के चले। चलो, माने रेस्ट में v इज इक्वल टू 0, कोई मोशन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। माने ये जो लीनियर ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ L0 है, मास m0 है और एक्सेस चार्ज Q0 दिया है, ये लीनियर ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में, कोई मूवमेंट नहीं। पहला केस। इसी लीनियर ऑब्जेक्ट को मैंने कहा कि अगर रेस्ट से, अभी ये रेस्ट में है, अगर रेस्ट से इसको मैं कुछ स्पीड से फेंक दूं, प्रोजेक्ट कर दूं, माने ये दूसरा केस, कुछ ऐसा।
दिस। मैंने कहा कि अगर इस लीनियर ऑब्जेक्ट को जो कि जब रेस्ट में रहा था तो उसका मास m0 था, लेंथ l0 था और चार्ज q0 था, मैंने इसको अलोंग द लेंथ v स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, कुछ ऐसा v। इंटरेस्टिंग बात बस ये है कि जिस स्पीड से मैंने इसको फेंका है v स्पीड से, ये जो v है बच्चा, ये भी कॉम्पेरेबल है, कॉम्पेरेबल है टू स्पीड ऑफ लाइट। कॉम्पेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। बच्चा कॉम्पेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट कहने का मतलब कि जो स्पीड मैंने दिया है इस लीनियर ऑब्जेक्ट को, लीनियर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को, ये काफी हाई स्पीड है। माने हाई स्पीड कहने का मतलब कि हो सकता है कि 1 लाख किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इसको फेंका गया हो, ठीक है। तो बहुत हाई स्पीड से मैंने इस लीनियर ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करा है, माने जो स्पीड इसका है वो कॉम्पेरेबल है लाइट के स्पीड से। अब सुनना बच्चा, सवाल यह है कि बच्चा अगर मैं यहां बात करूं तो देख सकते हैं आप कि जब चार्ज रेस्ट में था तो मास m0 था, लेंथ l0 था, चार्ज q0 था। जब इसको मैंने हाई स्पीड v से फेंका है अलोंग द लेंथ, तो मैंने कहा कि इसका जो लेंथ है एट दैट टाइम वो l है, जो मास है एट दिस टाइम ये m है, और जो चार्ज है इसके ऊपर ये है आपका q। लेंथ l, मास m, चार्ज q। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है, माने अगर रेस्ट में था तो ठीक है, जीरो स्पीड पे मास लेंथ सब कुछ पता था, लेकिन v स्पीड लाइक एक हाई स्पीड देने के बाद ये क्या हो गया कि जो चार्ज q0 था वो q बन गया, जो लेंथ l0 था वो l बन गया, और जो मास m0 था ये m बन गया। ये क्या चीज है सर? तो बच्चों आपको समझना होगा कि बेटा जब ये रेस्ट में था, जब ये रेस्ट में था, मैंने कहा कि तब ये क्लासिकल फिजिक्स का हिस्सा था, तब ये क्लासिकल फिजिक्स का हिस्सा था बच्चे, तब ये क्लासिकल फिजिक्स का हिस्सा था। बट जब मैंने इसको लाइक बहुत हाई स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया है, तब ये जो सेगमेंट है अब ये क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट नहीं है, लाइक हम लोग अब क्वांटम फिजिक्स में एंटर कर चुके हैं। नाउ वी हैव एंटर्ड इन क्वांटम फिजिक्स। लाइक जब हम क्वांटम फिजिक्स में आते हैं बच्चों, तो आप समझ लो कि वहां पे जो लेंथ, मास या और भी कोई अदर पैरामीटर्स जो हैं वो स्पीड के साथ वेरी करना स्टार्ट कर देता है। मैंने कहा कि अगर हम बात करें इस मास का, तो बच्चा ये जो मास आपको दिख रहा है, ये मास भी स्पीड अटेन करने के बाद ये जो मास m है बच्चों, ये मास इक्वल हो जाएगा गामा टाइम्स m0 के। ये मास इक्वल हो जाएगा गामा टाइम्स m0 के, जहां पे m0 को हम लोग बोलते हैं बच्चों रेस्ट मास। कहोगे सर ये रेस्ट मास क्या होता है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी के रेस्ट में होने के वजह से जो मास होता है, मैं उसको रेस्ट मास कहता हूं। तो ये रेस्ट मास है m0। मैंने कहा कि जब हम बात करेंगे लेंथ का, तो बच्चा ये जो लेंथ है दैट इज l, ये आपका हो जाएगा l0 अपॉन गामा, l0 अपॉन गामा। लाइक मास हो गया गामा टाइम्स m0, लेंथ हो गया l0 अपॉन गामा। तो कहोगे सर ठीक है, मास गामा टाइम्स m0, लेंथ l0 बाई गामा। सर ये गामा क्या है सर? ये गामा है क्या? तो बच्चा समझोगे कि जो गामा आपको दिख रहा है बच्चों, इस गामा को हम लोग बोलते हैं लोरेंज फैक्टर। बच्चा ये जो गामा आपको दिख रहा है, ये जो गामा दिख रहा है आपको, इस गामा को हम लोग बोलते हैं लोरेंज फैक्टर। आगे जाकर के आगे हम लोग जब मैग्नेटिक्स में एंटर करेंगे तो हम लोगों को पढ़ना है लोरेंज फोर्स के बारे में, हम लोग लोरेंज फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो मैंने कहा कि इस गामा को हम लोग बोलते हैं लोरेंज फैक्टर। अब ये जो लोरेंज फैक्टर है गामा, बस बच्चा इसका जो वैल्यू होता है गामा का, ये इक्वल होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इस गामा का जो वैल्यू होता है ये इक्वल होता है 1 अपॉन अंडर रूट, सामने देख सकते हो 1 माइनस v, लाइक 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। और इस टर्म को, इस फैक्टर को हम लोग लोरेंज फैक्टर कहते हैं। कितने लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये कहां से आ गया, सर ये कहां से आ गया? तो बच्चा मैं बता दूं आप लोगों को कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि हाई स्पीड अटेन करने के बाद लाइक हम लोग अब
क्लासिकल फिजिक्स में रह नहीं गए, जहां पे ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट बहुत स्लो मूवमेंट हुआ करता था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बहुत डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में। लाइक जैसे ही मैंने इसको हाई स्पीड दिया, हम लोग क्वांटम फिजिक्स में आ चुके हैं, और क्वांटम फिजिक्स में जितने भी पैरामीटर्स हैं वो स्पीड के साथ चेंज होना शुरू कर देता है, बस एक क्वांटिटी को छोड़ के, सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी को छोड़ के, और जिसका नाम है चार्ज। लाइक मास चेंज हुआ गामा टाइम्स एम नॉट, लेंथ चेंज हुआ एल नॉट अपॉन गामा, लेकिन एकमात्र ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको कि लोरेंट्ज फैक्टर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, और उस फैक्टर का नाम या उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है चार्ज, क्यू। माने Q जो है वो आपका Q0 के बराबर होगा, इक्वल होगा। Q जो आपको दिख रहा है वो Q0 के बराबर होगा, Q0 के इक्वल होगा। मींस जब ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, देन एट दैट पॉइंट जो चार्ज उसके पास रहा होगा, और जब ये चार्ज अलोंग द लेंथ भी स्पीड जो कि काफी लार्ज है से मूव करना शुरू कर दिया, देन एट दैट पॉइंट जो उसके पास चार्ज होगा, ये दोनों चार्ज सेम होगा, इक्वल होगा, लेकिन बाकी जो भी पैरामीटर्स वहां पे दिख रहे थे, दैट इज मास, दैट इज लेंथ, वो सारे के सारे चेंज होने शुरू हो गए हैं, और जिस फैक्टर से वो चेंज हो रहे हैं मैंने उसको लोरेंट्ज फैक्टर कहा है। बच्चा इन सारे चीजों का प्रूफ्स अवेलेबल है मेरे पास, बट प्रॉब्लम ये है कि चूंकि ये हमारे सिलेबस का इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, इतना तो हम लोग बहुत इजीली जान सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके आगे लोरेंट्ज फैक्टर्स क्या है वही मैंने समहाउ मैंने आपको बताया है, बट इसके बारे में बहुत ज्यादा हम लोग डिस्कशन कर नहीं सकते हैं, बिकॉज ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है नहीं। अदरवाइज इसका सारा प्रूफ जो है वो अवेलेबल है कि कहां से ये आया है। तो मैंने कहा कि ये चीजें हैं बच्चा, इस रीजन के वजह से, ये रीजन है, इस रीजन के वजह से हम जो है चार्ज को एक रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मींस चार्ज को हम क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करें या क्वांटम फिजिक्स में स्टडी करें, दोनों ही केसेस में चार्ज के ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, एंड दैट्स इट। चलिए आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, जल्दी से। गामा को हम लोग लोरेंट्ज फैक्टर कहते हैं, वैल्यू आपके सामने है। एम नॉट को हम लोग रेस्ट मास कहेंगे, रेस्ट में होने की वजह से जो मास है। एल नॉट को हम लोग रेस्ट लेंथ कहते हैं, रेस्ट में होने की वजह से जो लेंथ है। चलिए बच्चों, तो पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है, जो पहला ऑप्शन मैंने दिया है क्वेश्चन में कि कौन सा जो है वो रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी है, तो पहला तो ऑप्शन आपका सही हो गया बच्चा, चार्ज। आगे बढ़ता हूं, देखोगे दूसरा ऑप्शन, ध्यान देंगे बच्चों, सेकेंड जो ऑप्शन हमारे पास है, सेकेंड ऑप्शन ये है स्पेसिफिक चार्ज। बच्चों स्पेसिफिक चार्ज को जनरली हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट हम लोग जनरली स्पेसिफिक चार्ज को अल्फा से डिनोट करते हैं, दिस अल्फा। स्पेसिफिक चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से, दिस इज ए स्पेसिफिक चार्ज, डिनोट कर रहे हैं अल्फा से। और बचा स्पेसिफिक चार्ज को हम लोग डिफाइन करते हैं रेशियो, चार्ज का मास के साथ। चार्ज और मास का जो रेशियो होता है, उस रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। माने अल्फा इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं Q अपॉन M, Q अपॉन M माने चार्ज अपॉन मास। अब देखना बच्चा, मैंने कहा कि स्पेसिफिक चार्ज जो है वो चार्ज और मास का रेशियो है, तो प्रॉब्लम चार्ज की वजह से तो है नहीं, बिकॉज चार्ज पे तो किसी तरह का कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, तो चार्ज की जगह तो हम लोग आराम से Q की जगह पे Q0 लिख सकते हैं, रेस्ट में रहा होगा तब का चार्ज। लेकिन जो M है ये इफेक्टेड हुआ है बच्चा, मास जो है वो इफेक्टेड हुआ है, बिकॉज मास के लिए मैंने आप लोग को बताया है
m की जगह पे गामा टाइम्स m नॉट, गामा टाइम्स m नॉट, जहां पे m नॉट जो है वो आपका रेस्ट मास है। मींस अगर हम लोग इसको और भी थोड़ा आगे बढ़ा लें तो q नॉट अपॉन m नॉट, माने q नॉट है रेस्ट, जब रेस्ट में था तब का चार्ज बोल लो, या जब मोशन में होगा तब का चार्ज, बिकॉज चार्ज पे तो कोई इफेक्ट पड़ने से रहा। क्यू नॉट चार्ज है m नॉट है रेस्ट मास। मैंने कहा जब इसको डिवाइड देंगे चार्ज को मास से, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा अल्फा नॉट, और अल्फा नॉट अपॉन क्या आपका गामा। अल्फा नॉट अपॉन गामा कहने का मतलब यह हुआ कि अल्फा नॉट जो है स्पेसिफिक चार्ज है उस ऑब्जेक्ट का जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, लेकिन जैसे उस ऑब्जेक्ट को मैंने भी स्पीड दिया है अलोंग द लेंथ, मैंने कहा उसका जो स्पेसिफिक चार्ज है वो भी वैरी करना शुरू कर दिया है, बिकॉज जो अल्फा है वो अल्फा नॉट अपॉन गामा के बराबर हो गया है, जहां पे गामा को हम लोग लोरेंट फैक्टर बोलते हैं, और उस गामा का वैल्यू होता है 1 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, जहां v जो है वो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड है और c है स्पीड ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट फटाफट नोट कर लीजिए इसको। और क्या ऑप्शन था देख लीजिए, माने सेकेंड ऑप्शन जो है आपका नहीं होगा, बिकॉज मैंने पूछा है कौन सा क्वांटिटी रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट होगा, तो ये दिख रहा है आपको कि स्पेसिफिक चार्ज को गामा जो है वो इफेक्टेड कर रहा है, लोरेंट फैक्टर जो है वो आपका इफेक्टेड कर रहा है। मींस स्पेसिफिक चार्ज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो स्पीड के साथ क्या करेगा आपका वेरी करेगा, दैट्स व्हाई ये रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्या था बच्चों, देखिएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चा। आज हम लोग तीन तरह के चार्ज डेंसिटीज के बारे में बात करेंगे। पहला आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और तीनों पे कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों, तो देखोगे आप लोग ध्यान से। हम लोग आते हैं लाइक लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में, तो आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। लाइक सबसे पहला हम करते ये हैं कि हम समझ लेते हैं बेसिकली कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होता क्या है। बेटा जनरली हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से डिनोट करते हैं, लेमडा दिस। इस लेमडा को आगे हम बोल रहे हैं आपसे कि आज हम लोग ये पढ़ नहीं जा रहे हैं अभी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है हम लोग उसको डिनोट करते हैं लेमडा से, और डिफाइंड करते हैं बच्चा चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ माने Q अपॉन L। चार्ज का लेंथ के साथ जो रेशियो होता है बच्चा माने Q अपॉन L, इस रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसा कि आपको दिख रहा है Q अपॉन L, बच्चा Q पे तो कोई इफेक्ट पड़ने से रहा तो Q की जगह तो Q नॉट हो गया, लेकिन L जो है उस पे इफेक्ट पड़ा है बच्चा। जो L था जैसा कि मैंने आपको बताया ये इक्वल था L नॉट अपॉन किसके, आपका गामा के। डेफिनेटली गामा जो होगा ऊपर जाएगा, और जब ये गामा जाएगा ऊपर तो रिजल्ट हो जाएगा गामा गया ऊपर Q नॉट अपॉन L नॉट, और Q नॉट अपॉन L नॉट को हम लोग बोलेंगे लेमडा नॉट। माने लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑब्जेक्ट का उस इंस्टेंट पे जब वो लीनियर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, माने जब लीनियर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था उस समय उसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी रहा होगा उसको मैंने लेमडा नॉट बोला है, और उसको भी गामा क्या करेगा आपका इफेक्टेड करेगा, बिकॉज गामा का जो वैल्यू है वो इक्वल है 1 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर के। माने इससे आपका ये कंक्लूजन निकल गया, माने जो मैंने आते आते जो क्वेश्चंस दिया था कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट है, तो पहला ऑप्शन था चार्ज, जो कि होगा, कोई मतलब नहीं है उसको, लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स में या क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स में। दूसरा जो ऑप्शन था बच्चा वो था स्पेसिफिक चार्ज, जो कि ऑब्वियस है स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, और तीसरा जो ऑप्शन था वो था लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो दिख रहा है कि इसके लिए भी गामा जो है इंट्रोड्यूस हो चुका है, माने लेमडा भी जो है वो स्पीड पे डिपेंड करेगा, और चौथा था ऑल ऑफ दिस, माने जो ऑप्शन होगा वो पहला होगा, सिर्फ चार्ज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी है। दैट्स इट। आगे बढ़िए बच्चों, नोट करिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट, चलिए बच्चों मैं एक क्वेश्चंस जो है आपको देता हूं, आप लोग बना लेना इसको। एक सवाल आपको दे रहा हूं, बस एक बना के दिखा देना।
एक पॉइंट चार्ज मैंने लिया है क्यू नॉट, एक पॉइंट चार्ज मैंने लिया है क्यू नॉट, और चलो वैल्यू भी दे देता हूं। मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया है जिसके ऊपर चार्ज है 10 माइक्रोकूलम। सब लोगों को बनाना है टास्क के रूप में, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है आप लोगों का कि मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया है जिसका कि चार्ज है 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम जो है वो आपका चार्ज है इसके पास, और मास जो है 10 माइक्रोकूलम चार्ज का जो मास है वो मैं मान के चलता हूं कि इसका जो मास है इस 10 माइक्रोकूलम के पास वो आपका है 100 ग्राम। बस इसके पास मास है 100 ग्राम और चार्ज जो है वो मान के चलते हैं 10 माइक्रोकूलम, माने 10 माइक्रोकूलम चार्ज है और मास दिया हुआ 100 ग्राम। ये मैंने आपको दे रखा है। सवाल सुनना बच्चा, कह रहे हैं कि अभी ये चार्ज पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है, कोई मूवमेंट नहीं। सवाल है कि अगर इस चार्ज पार्टिकल को स्पीड दे दिया जाए v, अगर इस चार्ज पार्टिकल को स्पीड दे दिया जाए v इज इक्वल टू, स्पीड दे दिया जाए v इज इक्वल टू 0.9 c, 0.9 c, 0.9 c मतलब समझ में आ रहा होगा कि c जो है यहां पे स्पीड ऑफ लाइट है। अगर v दे दिया जाए 0.9 c, तो मेरा पहला सवाल है बच्चा कि आपको बताना है कि इस स्पीड को देने के बाद इस पे चार्ज का अमाउंट कितना होगा, Q इज इक्वल टू वॉट। और दूसरा सवाल है कि जो स्पेसिफिक चार्ज है अल्फा, उसका वैल्यू कितना होगा। पहला तो आपको बताना है कि स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा, और दूसरा वैल्यू ये बताना है कि स्पेसिफिक चार्ज जो है वो आपका कितना होगा। तो ये दो सवाल आपके लिए, ठीक है। आप इसको फटाफट नोट कर लो और इस क्वेश्चन को आप लोग बना लेना, जल्दी करोगे फास्ट। चार्ज कितना होगा, स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा। ध्यान देना बच्चा, यहां माइक्रोकूलम में मैंने रिजल्ट लिखा है और यहां पे आपका लाइक 100 ग्राम का मैंने मास दिया है इसको, तो ध्यान रहे। नेक्स्ट, चलिए हो गया। होप करता हूं कि क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, ठीक है। जैसा होगा बना करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना क्या आंसर इसका आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। जो बच्चा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है चार्ज के रिगार्डिंग, वो क्या है सुनोगे ध्यान से। लाइक प्रॉपर्टी ये है कि बच्चा अगर कोई चार्ज है से Q रेस्ट में, V इज इक्वल टू 0, कोई मूवमेंट नहीं, माने एक चार्ज है जिसके पास कोई स्पीड नहीं है, रेस्ट में है। मैंने कहा कि बच्चा अगर कोई चार्ज रेस्ट में हो, अगर कोई चार्ज रेस्ट में हो तो वो चार्ज अपने सराउंडिंग में या अपने सराउंडिंग के जो स्पेस है वहां पे लाइक एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हैं, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। माने कूलम्ब्स लॉ के बाद हमारा वही सेगमेंट होगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो मैंने कहा कि उसके बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल ये है आपके सामने कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो, माने v इज इक्वल टू 0 हो, तो इन दैट केस लिख सकते हैं हम लोग, ये समझ लो कि प्रॉपर्टी भी है कि स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस E, यहां पे E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है बच्चा। स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इन द स्पेस, माने कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो वो अपने सराउंडिंग के स्पेस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये मैंने एक प्रॉपर्टी बताया चार्ज के बारे में, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फिर से मैं बोल रहा हूं कि आगे का सेगमेंट है जिसमें लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। फटाफट नोट कर लो इसको। नेक्स्ट,
हाँ, इसके बाद का जो प्रॉपर्टी है चार्ज का वो बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, बहुत उसमें कुछ आपको जानने को मिलेगा इंटरेस्टिंग, देखोगे। अब देखना बच्चों, बच्चा इस बार क्या है कि चार्ज तो हमने लिया है Q, लेकिन ये चार्ज रेस्ट में नहीं है, ये चार्ज जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से v और ये v जो है वो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट माने चार्ज हमने Q कंसीडर करा है और ये चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी v से लाइक मूव कर रहा है, कुछ ऐसा। तो बच्चा ध्यान रहे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्पेस में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वो चार्ज पार्टिकल स्पेस में किसी भी पॉइंट पे दो तरह का फील्ड प्रोड्यूस करेगा, स्पेस के किसी भी पॉइंट पे दो तरह का फील्ड प्रोड्यूस करेगा बच्चा। पहला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होगा मैग्नेटिक फील्ड, जो कि फिर से मैं बोल रहा हूं कि हमारा सेगमेंट ही होगा, हमारा चैप्टर ही होगा मैग्नेटिक्स। जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट खत्म कर चुके होंगे तो उसके बाद का चैप्टर हमारा मैग्नेटिक्स ही है। तो मैंने कहा कि बच्चा अगर कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है स्पेस में, तो स्पेस के हर एक पॉइंट पे वो दो तरह का फील्ड प्रोड्यूस करेगा, पहला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब कहोगे सर ये क्या है, तो मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने कहा कि बच्चा ये दो तरह का फील्ड प्रोड्यूस करेगा, पहला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा आपका मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों के बीच में एक बहुत जबरदस्त रिलेशन है बच्चा। मैंने कहा कि ये चार्ज पार्टिकल स्पेस के किसी पॉइंट पे जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, उसके बीच में एक बहुत ही जबरदस्त रिलेशन है। और वो रिलेशन क्या है ध्यान दोगे, आगे जाकर मैं इसको प्रूव भी करूंगा कि कहां से रिजल्ट आया है, बट बिफोर दैट आप चाहो तो इसको दिमाग में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैंने कहा ये लिखते हैं बच्चा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा दैट इज बी, मैग्नेटिक फील्ड को जनरली हम लोग बी से ही डिनोट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बी, और इस बी का जो वैल्यू होता है ये बराबर होता है बच्चों v क्रॉस e डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर के, माने मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू V क्रॉस E डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। कहोगे सर ये B क्या है, सर B मैग्नेटिक फील्ड है। कहोगे सर ये V क्या है, V है वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ ये चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। कहोगे सर ये E क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया है कि E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहोगे सर ये C क्या है, तो C जो है स्पीड ऑफ लाइट है, माने B इज इक्वल टू V क्रॉस E अपॉन सी स्क्वायर। अब थोड़ा बहुत बेसिक प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो वेक्टर का, कि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो दोनों ही वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होता है। तो मैंने कहा कि जो डायरेक्शन v क्रॉस e का होगा वही डायरेक्शन b का होगा। अब चूंकि v क्रॉस e एक ऐसा वेक्टर है जो e पे क्या है, परपेंडिकुलर, इसका मतलब जो b होगा वो ऑल्सो परपेंडिकुलर होगा E के। माने एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपके सामने है बच्चों, एकदम दिमाग में रखना कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो स्पेस के हर एक पॉइंट पे लाइक दो तरह का फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैंने कहा पहला इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा ये B इज इक्वल टू V क्रॉस E डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। मैंने कहा कि बच्चा इस रिजल्ट से एक चीज तो तय है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, मींस B जो होगा परपेंडिकुलर होगा E के। तो ध्यान रखना बच्चा इस स्टेटमेंट लाइक इस रिजल्ट को भी आप रख सकते हो दिमाग में, आगे जाकर मैं इसको प्रूव भी करूंगा कि रिजल्ट कहां से आया है। अब सुनना बच्चा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है कि चलो ठीक है ये हमने जान लिया, इंटरेस्टिंग चीज क्या है बच्चा ये सुनना। मैंने कहा कि आप V क्रॉस E अपॉन सी स्क्वायर जरा इस टर्म पे देख लो जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है। बच्चे ये जो B है ना, ये B को हम तब कंसीडर करते हैं जब चार्ज पार्टिकल का स्पीड काफी हाई हो। नहीं समझ में आया, इस B का हम लोग बात तब करते हैं जब ये मैग्नेटिक फील्ड अकाउंट में तब आता है जब चार्ज पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से मूव करता हो बच्चा। लाइक अगर चार्ज पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा होगा तभी हम मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बात करेंगे। मैंने कहा कि अगर इस V का वैल्यू, अगर इस V का वैल्यू दैट इज V जो आपको दिख रहा है, अगर ये V मच लेस देन हो C के, अगर ये भी मच लेस देन हो C के, माने जो
स्पीड है चार्ज पार्टिकल का वो अगर लाइट के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम हो, माने बहुत लेस स्पीड हो, आप कहोगे कि सर उस केस में क्या होगा। तो बच्चा आप जरा याद कर लेना कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में क्या बताया था। मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैट्स वो सेगमेंट है जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के आपस में इंटरैक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। लाइक स्टेशनरी चार्जेस, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस के आपस में जो इंटरैक्शन होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये भी हो सकता है कि चार्जेस जो है वो मूव कर रहे होंगे, बट जो चार्जेस का जो स्पीड होगा वो आपका काफी कम होगा, काफी स्लो होगा। वो रीजन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत लोग उस टाइम पे कंफ्यूज हुए होंगे कि सर ये चीज तो हम लोग कहीं पढ़े ही नहीं है कि चार्ज पार्टिकल जो है लाइक इलेक्ट्रोस्टैट्स में तो हम लोग यही जानते हैं सर कि चार्जेस जो है रेस्ट में होते हैं। नहीं, मैंने आप लोगों को पहले बता चुका है कि वैसे ही चार्जेस या वैसे भी चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे जहां पे चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे बट जो स्पीड होगा वो बहुत लो होगा। अब यहां पे क्यों मैंने वो बोला था बात अब आपको समझ में आएगा। बच्चा मैंने कहा कि अगर भी मच मच लेस देन सी है तो डेफिनेटली ये जो टर्म है E अपॉन सी स्क्वायर, ये टर्म काफी स्मॉल हो जाएगा, काफी छोटा हो जाएगा। माने ये टर्म इतना छोटा होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो B होगा मच मच लेस देन E के होगा। माने जो B होगा यू कैन से कि टेंड्स टू आपका 0 होगा। मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर चार्ज पार्टिकल लो स्पीड से मूव करता है, लो स्पीड से मूव करता है तो दो तरह का फील्ड चलो जनरेट कर भी दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर देगा। बट उस मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, और जब बहुत छोटा होगा मींस मैग्नेटिक फील्ड को हम इग्नोर कर सकते हैं। B टेंड्स टू 0 मींस पूरा का जो पूरा इफेक्ट होगा लाइक स्टेशनरी चार्ज या फिर वैसे चार्ज जो बहुत स्लो मोशन में मूव कर रहे होंगे वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम डिस्कशन करेंगे rather than मैग्नेटिक फील्ड पे। तो ये है आपका बच्चा, इसको फटाफट आप नोट कर लो, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हो गया। नेक्स्ट, मीन्स चाहो तो इसको आप नोट भी कर सकते हो इस तरह से, चार्जेस मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी produce both इलेक्ट्रिक, E यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है, ध्यान रहे, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस। माने चार्जेस अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेंगे तो मैंने कहा स्पेस के किसी पॉइंट पे लाइक दो तरह का फील्ड प्रोड्यूस करेगा, पहला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। बस जानने वाली बात यह है कि दोनों जो फील्ड होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को हम कंसीडर तब करेंगे जब चार्ज का स्पीड हाई होगा। लो स्पीड पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, चलिए बच्चों नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ रहा हूं। तो हमने चार्ज को रेस्ट में रख करके देख लिया, हमने चार्ज को लाइक कांस्टेंट स्पीड से मूव करा करके, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा करके देख लिया। अभी हम आते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज के बारे में, ध्यान देना बच्चा। ये हमारे पास चार्ज Q, और ये चार्ज Q जो है वो आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। ये चार्ज पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। मैंने कहा कि बच्चा अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक्सेलरेशन है वो
लाइक स्मॉल हो या लार्ज हो ये मैटर नहीं करता है। मैंने कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है, इन दैट केस समझना होगा आपको कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है तो मैंने कहा कि उस सिचुएशन में लाइक ये चार्ज पार्टिकल स्पेस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वो स्पेस में एक तरह का एनर्जी भी रेडिएट करता हुआ जाएगा और उस एनर्जी को हम लोग रेडिएंट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। माने अगर ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट किया तो स्पेस के किसी पॉइंट पे बच्चों पहला तो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा तो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, और तीसरा इन दोनों के परपेंडिकुलर ये एक तरह का एनर्जी रेडिएट करेगा और इस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे जो कि लाइट के स्पीड से ट्रेवल करेगा, जो कि स्पेस में लाइट के स्पीड से ट्रेवल करेगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इन दोनों के परपेंडिकुलर एनर्जी रेडिएट कर रहा है जो कि लाइट के स्पीड से ट्रेवल करेगा एनर्जी। मींस आप समझ लो, इस पॉइंट को लिख लो कहीं पे कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस, कहीं लिख लीजिए, एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो रेडिएट द रेडिएंट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द स्पेस, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द स्पेस। बट ध्यान ये रखना कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो वेव का जो प्रोपगेशन है या फिर जो एनर्जी का जो प्रोपगेशन का डायरेक्शन है वो तीनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। नोट कर लीजिए फटाफट, बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट, चलिए बच्चों, अब देखना बच्चा, अभी हम लोग ना चार्ज के एक बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टीज के बारे में जो है वो बात करेंगे। चार्ज का एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी जो है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो कि आई थिंक बहुत सब लोग, ये तो समझ लो कि आप लोग अर्ली जो क्लासेस थे वहां पे भी आप लोग पढ़े होंगे। और ये बेसिक प्रॉपर्टी था चार्ज का ये कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो डिसलाइक चार्जेस हैं, जो डिसिमिलर चार्जेस हैं, वैसे चार्जेस जो ऑपोजिट नेचर के हैं लाइक वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी था जो कि आप लोग जानते भी होंगे, लाइक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। देखोगे ध्यान से बच्चों, जो नहीं जानते हो मैं वो अभी आपको ये बताने जा रहा हूं बच्चा, ध्यान देना। हालांकि ये केवीपीवाई का क्वेश्चन भी है, Q1 एंड Q2 दो चार्जेस हमने कंसीडर करे हैं, Q1 और Q2, और दोनों जो है वो सेम नेचर के हैं। हम ये मान के चलते हैं कि सेम नेचर के हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, या ये चार्ज नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, माने या तो दोनों चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं और या तो दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं, माने दोनों का जो पोलैरिटी है वो आपका सेम है, ये हम मान के चल रहे हैं दिस। अब सवाल ये है कि सर ये तो ठीक है, इसमें क्या है सर, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि सेम नेचर के चार्जेस हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसमें नई बात क्या है बच्चों? नई बात क्या है ये समझो। रिपेल करते हैं सही, बट मेरा सवाल है वाई, क्यों? वाई लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर? दिस इज माई क्वेश्चन। Why like charges repel each other? Like सेम नेचर के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल क्यों करते हैं? Why? मैं फिर से रिपीट कर दूं कि केवीपीवाई का ये क्वेश्चन भी है बच्चा। अब देखना मेरी बात, ध्यान से सुनना। ऐसा करते हैं कि Q1 Q2 है, ऑब्वियस है दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग R मान लेते हैं 10। मान लेते हैं दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है R डिस्टेंस पर रख दिया गया है किसी भी मीडियम में। मैंने कहा कि ये है आपका सिस्टम, दिस। मैंने किया ये बच्चों कि इन दोनों चार्जेस को मैंने एक सिस्टम के रूप में कंसीडर करा।
मैंने इन दोनों चार्जेस को एक सिस्टम के रूप में कंसिडर करा है, लाइक सिस्टम मान लिया है। सिस्टम कहने का मतलब ये हो गया बच्चा कि इन दोनों चार्जेस का लाइक इस सिस्टम के बाहर कोई तीसरा चार्ज रहा होगा, उस चार्ज के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। माने इंटरेक्शन सिर्फ इन दोनों के बीच में है, थर्ड किसी चार्ज के साथ इन दोनों चार्जेस का कोई इंटरेक्शन नहीं होना है। तो ये चार्ज का, दोनों चार्जेस का मैंने एक सिस्टम कंसीडर करा है Q1 Q2 के रूप में। बच्चा इन दोनों चार्जेस को अगर एक सिस्टम मान लिया जाए तो एज अ सिस्टम इसके पास जो एनर्जी होगा, लाइक दोनों चार्जेस का आपस में इंटरेक्शन होगा और उस इंटरेक्शन के वजह से लाइक एक एनर्जी इस सिस्टम के पास होगा और उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं U। जनरली इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज U। और बच्चा ये जो U होता है U, इस U का वैल्यू होता है C मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय R। कहोगे सर C क्या है? तो C एक पॉजिटिव कांस्टेंट है जिसके बारे में लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। बस फिलहाल ये समझ लो कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का होगा उसका वैल्यू होगा U इज इक्वल टू C Q1 Q2 अपॉन R, जहां पे C एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। कहोगे सर Q1 Q2, तो देख सकते हो Q1 Q2 चार्ज का प्रोडक्ट है बच्चा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। माने ऐसे भी प्रोडक्ट देखेंगे तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट क्या होगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे अगर माइनस माइनस भी लेते हैं तो प्लस ही हो जाएगा। मींस ये जो पूरा का पूरा जो टर्म है, ये टर्म एक पॉजिटिव कांस्टेंट हो जाएगा। ये हो गया पॉजिटिव कांस्टेंट। तो बचा U जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है R पे, और R है दोनों के बीच का डिस्टेंस, R है दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। अब कहोगे सर अब क्या करिएगा सर? तो अब करना कुछ नहीं है बच्चों, जरा ध्यान देना इधर। मैंने कहा कि ये बेसिक सा बात है जो कि आप लोग केमिस्ट्री वगैरह में भी कभी यूज किए होंगे या सुने होंगे कि किसी भी सिस्टम के पास टेंडेंसी होता है अपने एनर्जी को मिनिमाइज करके स्टेबिलिटी को गेन करने का। कोई भी सिस्टम ये चाहता है कि अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करके हम स्टेबिलिटी को अचीव कर लें। तो सेम नेचर इस सिस्टम के पास भी है बच्चा। ये भी सिस्टम ये चाहेगा कि अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करें, एनर्जी को डाउन करें और डाउन करके स्टेबिलिटी अचीव करें। माने एनर्जी को कम से कम करना है। देख सकते हो बच्चा, ये एनर्जी तभी कम होगा, एनर्जी घटेगा तब जब R बढ़ेगा। एनर्जी का घटना माने सिस्टम को स्टेबल होना, और एनर्जी तब घटेगा जब R बढ़ेगा, और R का बढ़ना मतलब डेफिनेटली दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा। R तभी बढ़ सकता है जब दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा हो। माने ये रीजन है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल क्यों करते हैं? तो रिपेल इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी को अचीव कर पाए बाय मिनिमाइजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ द चार्जेस एज अ सिस्टम। तो बच्चा ये रीजन है, U को मिनिमम करना है तो R को बढ़ना होगा, और R तभी बढ़ सकता है जब दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्सन हो। अब ये है लाइक प्रॉपर लॉजिक कि क्यों चार्जेस लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ये आपका टास्क है बच्चों, आप टास्क बना लेना कि व्हाई डिसलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, क्यों अपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये आप लोग बना के दिखाओगे। चलो बच्चों इसको फटाफट नोट कर लो। नेक्स्ट, चलिए बढ़ता हूं आगे बच्चों। अब एक बहुत ही मजेदार टर्म के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, और जिससे कि क्वेश्चंस डायरेक्टली आ चुके हैं एग्जाम्स में। लाइक ये बहुत ही मजेदार सेगमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइक लीनियर चार्ज डेंसिटी। लाइक now we are going to introduce a term called linear charge density। देखोगे बच्चों, linear charge density लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोट करते हैं इसको हम लोग लेमडा से।
दिस लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कहोगे सर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होता क्या है, तो सामने देखिएगा क्या होता है बच्चा। मैंने ना एक लीनियर ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का कंसीडर करा है, सामने देखोगे। मैंने एक लीनियर ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का कंसीडर करा है बच्चा। ये लीनियर ऑब्जेक्ट जो है वो हालांकि कर्व फॉर्म में है, ये स्ट्रेट भी हो सकता था, इसके शेप पे मत जाओ, ठीक है। ये एक लीनियर ऑब्जेक्ट है, इसके शेप पे मत जाओ, स्ट्रेट कर्व कुछ भी हो सकता है। और इस लीनियर ऑब्जेक्ट को मैंने एक एक्सेस चार्ज दिया है, कुछ ऐसा, दिस Q। हमारे पास एक लीनियर ऑब्जेक्ट है बच्चों, जिसको कि मैंने एक एक्सेस चार्ज दिया है Q, और इस लीनियर ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है इसको मानते हैं L। ध्यान देना बच्चों। कहोगे सर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है ये बताइए, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि बच्चा अगर मैं चाहूं तो इस लीनियर ऑब्जेक्ट को बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकता हूं, या सोच सकता हूं कि भैया ये छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाए। तो मैं करता ये हूं कि इस लीनियर ऑब्जेक्ट को मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक कर लेता हूं, दिस। और इस छोटे से एलिमेंट का जो लेंथ है ये बोल रहा हूं dl। इसको मैं निकालता हूं बाहर, कुछ ऐसा। लेंथ इसके पास है dl, लेंथ का एक छोटा सा हिस्सा, दैट इज द डिफरेंशियल पार्ट या एलिमेंटल पार्ट लेंथ का। जिन लोगों को डिफरेंशियल पार्ट, एलिमेंटल पार्ट, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, इनके बारे में, इन चीजों के बारे में आइडिया नहीं है, वो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है, मैं क्लास 11th के लिए, जो बंदे 10 से 11th में जा रहे हैं उनके लिए मैं मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं नेक्स्ट वीडियो के फॉर्म में। तो वहां जाकर के आप देख सकते हो, उन वीडियोस को आप लोग कंटिन्यूअसली वॉच करो। आई एम डैम श्योर कि आपका जो ये सब प्रॉब्लम है डेरिवेटिव्स का या इंटीग्रेशन का या बेसिक मैथमेटिक्स का, वो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। माने ये उन लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा जिनको कि मैथमेटिकली प्रॉब्लम होता है डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन में, उन लोगों के लिए मैं अपलोड करूंगा वीडियो। तो ध्यान देना बच्चा। मैंने कहा कि छोटा सा लेंथ लिया है dl, डेफिनेटली इस dl लेंथ के ऊपर कुछ ना कुछ अमाउंट का चार्ज होगा, दिस छोटा सा चार्ज होगा। इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं dq। ऑब्वियस सी बात है, पूरे लेंथ में, पूरा जब लेंथ हमने L कंसीडर करा था तो L लेंथ में बच्चा Q चार्ज था, तो dl लेंथ में जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो डेफिनेटली कम हो जाएगा, और वो चार्ज हो गया आपका dq। अब सवाल यहां पे ये है बच्चों कि सर लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, तो ध्यान देना बच्चा। लीनियर चार्ज डेंसिटी को मैंने कहा कि डिनोट करते हैं लेमडा से, और डिफाइंड करते हैं रेशियो ऑफ एलिमेंटल चार्ज कंटेन्ड इन एलिमेंटल लेंथ, मींस लेमडा इज इक्वल टू dq अपॉन dl, dq अपॉन dl। लेमडा को हम लोग डिफाइन करते हैं dq अपॉन dl, जहां पे dq जो है वो आपका एलिमेंटल चार्ज है और dl जो है वो आपका एलिमेंटल लेंथ है। अब हमको लेमडा के बारे में पता चल गया कि dq अपॉन dl से डिफाइन करते हैं। अब सामने ही आपका है, लगे हाथ, आप चाहो तो इसका यूनिट भी लिख सकते हो। लेमडा का जो यूनिट होगा, इनफैक्ट एसआई यूनिट का बात कर रहे हैं, तो dq ऑब्वियस सी बात है चार्ज है, और dl ऑब्वियस सी बात है लेंथ है। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पे dq अपॉन dl के बारे में, तो मैंने कहा कि चार्ज बाय लेंथ माने जो यूनिट होगा वो होगा कूलम्ब पर मीटर। चार्ज के लिए एसआई यूनिट कूलम्ब और लेंथ के लिए मीटर, तो कूलम्ब पर मीटर। ये है बच्चा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा से डिनोट किए हैं और डिफाइंड किए हैं dq अपॉन dl से। फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से। देखोगे बच्चों, मिटा रहा हूं, चलिए अभी ध्यान देना बच्चों। अब यहां पे दो चीजें हैं बच्चों। होगा ये कि कभी कभी होगा ये कि लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा और आपसे चार्ज निकालने को कहा जाएगा कि भैया चार्ज निकालिए। तो मैंने कहा कि रिजल्ट आपके सामने है बच्चा। लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू, बताया है मैंने, dq अपॉन dl।
अगर चाहें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट dq इज इक्वल टू लेमडा dl। हम चाहें तो लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू लेमडा इंटू dl, जहां पे dq जो है वो एलिमेंटल चार्ज है और dl जो है एलिमेंटल लेंथ है। मैंने कहा कि dq निकल चुका है बच्चा। अगर हमें कहा जाए कि भैया टोटल चार्ज निकालना है लेंथ के ऊपर कितना होगा, तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, हम आराम से इस टर्म को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रल ऑफ dq इज इक्वल टू होगा इंटीग्रल ऑफ लेमडा विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। मींस जब हम dq को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा लाइक q के फॉर्म में, q दैट इज द टोटल चार्ज या फिर नेट चार्ज मिल जाएगा बॉडी के ऊपर कितना होगा, q इज इक्वल टू ये बराबर होगा आपका इंटीग्रल ऑफ लेमडा विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ फॉर द इंटायर लेंथ। माने अगर, ध्यान रखना बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी बॉडी का लीनियर चार्ज, किसी लीनियर ऑब्जेक्ट का, इनफैक्ट किसी लीनियर ऑब्जेक्ट का लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया रहे, पहले से लेमडा दिया रहे, और आपसे कहा जाए कि उस लीनियर ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज निकालना है कितना होगा, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए आप आराम से फॉर्मूला यूज कर लेना, q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लेमडा विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ फॉर द इंटायर लेंथ। माने अगर हम लेमडा को लेंथ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे पूरे लेंथ के लिए, तो हमें उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा वो मालूम चल जाएगा। दिस नोट कर लो बढ़िया से बच्चों, ध्यान देना। हाँ, अब इसमें एक चीज और भी है जानने को, कहीं पे लिख सकते हो कि if the charge is uniformly distributed over the length, माने जो चार्ज है अगर वो चार्ज पूरे लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब कहोगे सर ये पता कैसे चलेगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब यही हुआ बच्चा कि उस ऑब्जेक्ट के हर एक यूनिट लेंथ में चार्ज का अमाउंट जो है वो सेम होगा। तो अगर हर एक यूनिट लेंथ में चार्ज का अमाउंट सेम होगा तो डेफिनेटली जो रेशियो होगा चार्ज का लेंथ के साथ वो भी हर एक यूनिट लेंथ के लिए सेम होगा। माने जो लेमडा है वो कांस्टेंट हो जाएगा। माने इफ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, इसका मतलब है कि जो लेमडा का जो वैल्यू होगा बच्चा वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। लेमडा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर लेमडा कांस्टेंट हो गया तो बच्चा चार्ज निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चार्ज निकालने के लिए इस केस में डायरेक्ट यूज कर सकते हो लाइक q इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल। डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो q इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल। बस इस चीज को ध्यान में रखना कि अगर उस लीनियर ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन इन दैट केस अगर आपसे कोई कहा जाए कि भाई चार्ज निकालो, तो चार्ज निकालने के लिए आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेना q बराबर लेमडा इंटू एल। वो लेमडा देख करके आपको पता चल जाएगा कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन के साथ शुरू करूंगा। एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं आपको, देखोगे क्वेश्चन क्या है। ध्यान देगा बच्चों। क्वेश्चन है, हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, दिस x, y and this is origin 0 0। हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है ऑफ रेडियस r। एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस r है, और इस सेमी सर्कुलर रिंग को मैंने xy प्लेन में डाल दिया है कुछ इस तरह से। दिस बच्चा, इस सेमी सर्कुलर रिंग का लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। क्वेश्चन चाहो तो लिख सकते हो,
द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग गिवन इन एक्सवाई प्लेन एज ऑन इन फिगर, और जो लेमडा है वो दे रखा है लेमडा नॉट इंटू साइन फाई। लेमडा इज इक्वल टू दे रखा है लेमडा नॉट इंटू साइन फाई। कहोगे सर लेमडा, तो लेमडा तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लेमडा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट साइन फाई। लेमडा नॉट जो है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। यहां जो लेमडा नॉट दिख रहा है ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन, जो भी डायमेंशन इसका है उसके साथ। तो लेमडा नॉट जो है एक पॉजिटिव कांस्टेंट है ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन। कहोगे सर ये फाई क्या है? तो बच्चा फाई जो आपको दिख रहा है, मैंने ये क्वेश्चंस इस लाइक चार्ज से रिलेटेड नहीं बट इस तरह का लाइक हमने कॉन्सेप्ट आपको सेंटर ऑफ मास में बताया है, डिस्कस करा है। इस फाई को हम एजीम्यूथल एंगल बोलते हैं। ये जो फाई आपको दिख रहा है ना फाई, इस फाई को हम लोग बोलते हैं एजीम्यूथल एंगल, AZIMUTHAL, एजीम्यूथल एंगल। कहोगे सर जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में या जो पहली बार लाइक वीडियो के थ्रू मुझसे इंटरेक्ट हुए हैं, जिनको नहीं पता है कि एजीम्यूथल एंगल क्या होता है, वो जान लो बच्चा कि एजीम्यूथल एंगल क्या होता है। मान इस रिंग का कोई भी हिस्सा, इस रिंग का कोई भी हिस्सा लाइक दिस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है दिस, ये एंगल, इस एंगल को बोलते हैं एजीम्यूथल एंगल। मान ये जो एंगल है इसी को बोलते हैं फाई, दैट इज एजीम्यूथल एंगल। अब उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा जो मैंने बोला अभी। ध्यान देना बच्चा, मैंने कहा कि सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बराबर लेमडा नॉट साइन फाई दिया हुआ है, जहां पे लेमडा नॉट को मैंने पॉजिटिव कांस्टेंट बोला है और जो फाई है उस फाई को मैंने बोला है एजीम्यूथल एंगल। कहोगे सर नाउ व्हाट, नो व्हाट, ये कि भैया चार्ज निकालना है इस बॉडी के ऊपर, टोटल चार्ज कितना होगा इस बॉडी के ऊपर, इस सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा ये आपको निकालना है, कितना होगा। तो ऐसा करते हैं बच्चा कि एक मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं और टास्क के रूप में 2 सवाल दूंगा आप लोग को, बना करके दिखाना आप लोग। चलो देखोगे ध्यान से बच्चा। मैंने कहा कि ये है लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट साइन फाई। लेमडा नॉट को मैंने पॉजिटिव कांस्टेंट कहा है और फाई जो है वो आपका एजीम्यूथल एंगल है। कहोगे सर नाउ अब क्या करेंगे? तो मेरी बात सुनना ध्यान से बच्चा। पहला बात तो कि ये देख लो कि सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर किस तरह का चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, किस तरह का चार्ज होगा, तो ये डिसाइड लेमडा करता है। लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट साइन फाई। लेमडा नॉट पॉजिटिव कांस्टेंट है, फाई एजीम्यूथल एंगल है, ये फाई जो कि कोई भी एलिमेंट एक्स के साथ बना रहा है। बेटा आप देख सकते हो कि जो फाई है, फाई कम से कम ये पॉइंट खिसकते कम से कम यहां हो सकता है जहां पे फाई का वैल्यू 0 होगा, और ज्यादा से ज्यादा ये पॉइंट खिसकते यहां आ सकता है। उस केस में ये 180 डिग्री या पाई रेडियन हो जाएगा। माने ये फाई 2 क्वाड्रेंट्स को कवर कर सकता है, या तो पहला क्वाड्रेंट या तो दूसरा क्वाड्रेंट। जैसा कि आप लोग बेसिक मैथ्स जानते होंगे, सब लोग इतना तो जरूर जानते होंगे कि पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। माने कि चूंकि साइन का वैल्यू पॉजिटिव है और लेमडा नॉट पहले से पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव लेमडा जो है वो पॉजिटिव होगा। मींस इस पूरे सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर, इस पूरे सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं होगा बच्चा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट वो रिजल्ट यूज नहीं कर सकते हैं Q बराबर लेमडा इंटू एल। यहां पे हमें इंटीग्रेट करना होगा बिकॉज चार्जेस जो है वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लेमडा बराबर लेमडा नॉट इंटू साइन फाई है। कहोगे सर कैसे निकालेंगे सर, क्या करेंगे सर इस केस में? रिजल्ट तो सर हमें पता है, Q इज इक्वल टू जब भी निकालना हो इंटीग्रल ऑफ लेमडा विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ फॉर द इंटायर लेंथ। ये तो सर पता है रिजल्ट मुझे, लेकिन सर कैसे इसका यूज करेंगे, निकालेंगे कैसे? तो मैं कह रहा हूं बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। इस पूरे सेमी सर्कुलर रिंग को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक छोटा सा हिस्सा हम यहां कंसीडर करते हैं दिस, जिसको हम बोलते हैं डीएल।
मैंने कहा कि इस डीएल एलिमेंट का एंगुलर पोजीशन मालूम है फाई, दैट इज द अजीमुथल एंगल। ऑब्वियस है ये जो डीएल होगा वो सेंटर पे एक बहुत छोटा सा एंगल बनाएगा, वो भी फाई के ही टर्म में, और इसको हम लोग कहेंगे डी फाई। ध्यान रहे बच्चा, ये डी फाई वो एंगल है जो ये छोटा सा एलिमेंट रिंग के सेंटर में बना रहा है, डी फाई, जबकि इसका जो अजीमुथल एंगल है वो आपका फाई है। अब यहां से आप देख सकते हो बच्चों Q इज इक्वल टू लेमडा डीएल का इंटीग्रल लेमडा डीएल। तो करते ये हैं कि पहले तुम लेमडा का वैल्यू आराम से यहां पुट कर लेते हैं, तो लेमडा के जगह पे हमारे पास हो जाएगा लेमडा नॉट इंटू साइन फाई। अब रहा डीएल, कहोगे सर ये डीएल कैसे निकालेंगे, सर डीएल का क्या करेंगे? तो हम कहेंगे बहुत आसान है बच्चा, आप देख सकते हो ये बेसिक बात है, लाइक थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। लाइक इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे कि जो डी फाई होगा बच्चों, ये डी फाई बराबर होगा डी एल अपॉन आर के। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो चूंकि डीएल जो है वो आर्क लेंथ है जो कि सेंटर पे डी फाई एंगल बना रहा है, तो एंगल के जगह पे डी फाई बराबर डीएल अपॉन आर, माने यहां से हम बहुत आराम से डीएल निकाल सकते हैं जिसका वैल्यू आर डी फाई हो जाएगा। तो डीएल के जगह पे आर डी फाई पुट कर लो आप, इज इक्वल टू, देख सकते हैं बच्चे लेमडा नॉट एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, आर रेडियस है, तो आराम से लेमडा नॉट और आर को हम बाहर निकाल देते हैं। तो लेमडा नॉट आर को मैंने निकाला बाहर, मींस यहां से लेमडा नॉट निकल के आया बाहर, आर निकल के आया बाहर, बचा अंदर में साइन फाई का इंटीग्रल, तो इंटीग्रल ऑफ साइन फाई और विथ रिस्पेक्ट टू हो जाएगा फाई। अब ध्यान देना बच्चा, टोटल चार्ज निकालना है, कहोगे सर कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रल सुनना बच्चा, कम से कम ये एलिमेंट यहां हो सकता है, माने मिनिमम वैल्यू होगा 0, और ज्यादा से ज्यादा ये एलिमेंट खिसकते खिसकते कहीं यहां आ सकता है, माने ये आपका हो जाएगा पाई। तो 0 से लेकर के पाई इज इक्वल टू, चाहो तो आगे बढ़ सकते हैं, लेमडा नॉट इंटू आर बाहर रहेगा बच्चों, साइन फाई का इंटीग्रल, साइन फाई का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस फाई, तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं माइनस कॉस फाई, और जब इसको हम लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चा टर्म जो होगा वो कुछ ऐसा होगा कि माइनस को हम लोग चाहें तो बाहर रख सकते हैं, और ये जो टर्म होगा इंटीग्रेट होने के बाद एक बार पाई के जगह हम पाई पुट करेंगे, तो कॉस पाई जिसका वैल्यू होगा -1, फिर माइनस कॉस 0 जिसका वैल्यू होगा 1, मींस -1 मिलके होगा -2, और एक माइनस पहले से अवेलेबल है, माने सॉल्व करने के बाद चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू माइनस बाहर कर लो आप, साइन फाई का इंटीग्रल माइनस कॉस फाई, तो माइनस बाहर कर दिया और अंदर में बच गया आपका कॉस फाई। अब आप यहां एक बार 0 और एक बार पाई, एक बार पाई पुट करोगे तो कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, और एक बार 0 पुट करोगे तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, -1 -2, और माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस सॉल्व करने के बाद आंसर आपका आ जाएगा 2 लेमडा नॉट इंटू आर। ये है आपका आंसर। फटाफट नोट करो बच्चों, एक सवाल मैं देने जा रहा हूं, आप लोग बना लेना, 2 लेमडा नॉट इंटू आर। माने इस सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर टोटल चार्ज होगा 2 लेमडा नॉट इंटू आर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आप लोग बना लोगे, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, सेमी सर्कुलर रिंग है जिसको मैंने XY प्लेन में रखा है, और इस बारी मैंने लेमडा का जो वैल्यू है
वो दिया है लेमडा नॉट इंटू कॉस फाई। लेमडा नॉट एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और फाई जो है वो एजिमुथल एंगल है, ये एंगल है फाई। बस आपको बताना है कि इस पूरे सेमी सर्कुलर रिंग पे टोटल चार्ज कितना होगा, दैट इज Q इज इक्वल टू व्हाट, दैट्स इट। चलो जल्दी कर लो फटाफट बच्चा, ये भी क्वेश्चन है आपके लिए। देखो बच्चे थोड़ा वीडियो का जो लेंथ है मेरा वो जैसा कि आप देख रहे हो, जो पूरा जो पहला जो वीडियो था वो भी करीब 1 घंटे 9 मिनट्स का था, और ये जो वीडियो है आई थिंक ये भी करीब 1 घंटे का वीडियो होगा ही। तो मैंने कहा कि बच्चा वीडियो का लेंथ होना सीधा सा बात है, वाजिब सा बात है, क्योंकि जो लोग मुझसे पढ़ते हैं जानते हैं कि किस रिदम में मैं काम करता हूं। तो क्या है कि टाइम तो भैया चाहिए, कोई डाउट नहीं है इसमें, टाइम तो चाहिए। तो और क्वेश्चंस कितना हम लोग क्लास में करते हैं, आप लोग देखते हो बहुत सारे सवाल, बहुत लाइक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, एक अलग लेवल होता है हमारी पढ़ाई का। तो मैंने कहा कि क्या है कि उतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो यहाँ पे चूंकि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्ले स्टोर पे मैंने अपना ऐप भी जो है वो फाइनल कर लिया है। तो प्ले स्टोर पे जाकर के फोरम ऑफ फिजिक्स के नाम से आप जो है फटाफट मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, बिकॉज उस ऐप के थ्रू क्या क्या बेनिफिट्स होगा मैं आपको बता देता हूं। पहला तो कि वहां पे पीडीएफ फॉर्म में बहुत सारे सवाल आपके लिए रहेंगे आने वाले टाइम में, लाइक आने वाले विद इन 1 वीक में वो सारा कुछ हो जाएगा वहां पे। ऐप में आपका क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे पीडीएफ के फॉर्म में। उसके साथ ही साथ उस ऐप के थ्रू जो बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं उन लोगों का मैं लाइव क्लासेस भी जो है वो कंडक्ट कराऊंगा। लाइव क्लासेस इन सेंस की जैसे कहीं कहीं पे अगर आप क्वेश्चंस बनाते हो, कहीं डाउट्स वॉट्स भी होता है, तो उसके लिए भी वो ऐप है। तो आप लोग जो है उस ऐप को फटाफट डाउनलोड कर लो, और जो बच्चे नहीं भी हैं कनेक्टेड हमसे, नहीं भी जानते हैं, नहीं भी पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे से पहले, वो भी चाहे तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी तो खैर यूट्यूब पे मैं हूं ही। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा बच्चा वो चार्जिंग मेथड्स के ऊपर होगा, और वहां भी आपको मैं बहुत बेहतरीन बात बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। फटाफट चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स।